हेलो दोस्तों। लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, हमको लगा कि चलिए रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। तो आज हम लोग परख नाम से जो सीरीज शुरू हुआ है पाकुड़ क्या, तो परख को ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पाकुड़ में के डीसी जो परख नाम का सीरीज लेकर आए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए, इसमें 4-5 सेट दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा अगर क्वेश्चन देखें तो एक अच्छा प्रैक्टिस सीरीज है ये। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का भी टेस्ट का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन बहुत सारा मैच करता है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो आप पढ़ रहे हैं वो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि अभी के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन को देखना है। ऐसा कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, ये गारंटी नहीं कि यहीं से आएगा। तो आपको सबको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा था कि सर परख वाले को सॉल्व करा दीजिए, तो ये हम लोग अकाउंट्स का रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। 4-5 क्लास लगातार एक ही दिन में हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, जो कि लाइव पॉसिबल नहीं होता है एक दिन में। तो एक दिन में लाइव नहीं होता है, तो हम लोग रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो ये हम लोग सेट 1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 29 तक है ये। तो चलिए मॉडल सेट 1 की तैयारी हम लोग करते हैं। बड़ा अच्छा लिखा है, परख जो है प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की, और हम लोग इसमें अच्छा करने का प्रयास करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि 30 क्वेश्चन आपके पास रहता है। बोलता है द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ। साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है। तो पार्टनर जो है अपने फर्म का ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है, स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। एक पार्टनर अपने फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। दूसरा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है। तो पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। याद रखना इस चीज़ को। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनर्स विद डीड इंटरेस्ट ऑन इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो पार्टनर्स के कैपिटल पर कितना परसेंट ब्याज मिलता है, तो कोई परसेंट ब्याज नहीं मिलता है। लोन पर 6% है, पार्टनर के कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर के कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द कैपिटल्स। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभ हानि कैसे बांटेंगे। तो पार्टनरशिप डीड नहीं रहने पर लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। पार्टनरशिप डीड नहीं रहने से लाभ हानि को समान बांटा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें कौन है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ठीक लिखा है, हिंदी में ठीक है। साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन, देखो समायोजन लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब ये सही होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों आइटम जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज तब होगा जब यहाँ पूछेगा समायोजन, पीएल पूछेगा तो पीएल में से सब में एक भी आइटम नहीं जाता है। पीएल अकाउंट अलग होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अलग होता है। तो समायोजन बोलेगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग बहुत सारा एरर है, उसको हम लोगों को इग्नोर करना है। ये होता है ना कि जो हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो खराब है उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बच्चा बोलता है नहीं खराब है, नहीं सही होता है। अरे नहीं सही होता है तो आपके लिए कुछ तो फायदेमंद है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं उससे बढ़िया ये है। तो इसलिए इसमें जो कमियाँ उसको इग्नोर कीजिए, जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। अगर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात करें कि पार्टनर का कैपिटल जो है उसको किस साइड डेबिट करेंगे, कहाँ पे डेबिट करते हैं इंटरेस्ट, पीएल अकाउंट में। तो याद रखिएगा पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट पीएल में जाता नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अगर आप बनाते होंगे तो आपको मालूम है बाई साइड में लिखते थे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्रेडिट होता है। आपको पूछ रहा है डेबिटेड, तो डेबिटेड होता है पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं ना, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूछ रहा है कि किस में डेबिट करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में। और पूछेगा किस में क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में और डेबिट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये पीडीएफ तो सब लोगों के पास है परख वाला, और नहीं है तो टेलीग्राम में इसको हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम से। आगे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है। बताइए कौन सा अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल सब लोगों को मालूम है, कैपिटल मतलब आदमी का पूंजी है, तो वो पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन, केस लिख दिया जबकि होना चाहिए कैश।
इट विल बी शेयर्ड बाई ओल्ड पार्टनर। अगर पुराना पार्टनर नया पार्टनर अगर अपना गुडविल का हिस्सा कैश में लाता है, नगद में लाता है, तो ऐसे में उसके हिस्से के गुडविल को पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे। यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर जब पढ़ते थे तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता था कैश में, कैश के फॉर्म में, तो पुराने पार्टनर उसके हिस्से को, इस गुडविल के पैसे को किस रेशियो में बांटते थे। रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो, कैपिटल रेशियो, न्यू रेशियो, सब जानते हैं सारा गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता था। नया पार्टनर अगर कोई आता था तो सारा गुडविल किस रेशियो में बढ़ता था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सारा का सारा गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, त्याग अनुपात में बांटा जाता है। आगे लिखा कंपनी में इशू, एक कंपनी क्या जारी कर सकती है, तो एक कंपनी इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है और दोनों जारी कर सकती है। तो एक कंपनी जो है वो दोनों जारी कर सकती है, इक्विटी शेयर भी जारी कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों हो जाएगा। एक कंपनी दोनों तरह का शेयर जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इशू ऑफ शेयर एट प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है उससे कम में अगर शेयर बेचा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जो फेस वैल्यू है, कीमत है शेयर का, अगर उससे कम में बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट हो गया। ज़्यादा में बेचा जाएगा तो प्रीमियम हो जाएगा, और बराबर बेचा जाएगा तो अच्छा यहाँ नहीं होगा, तब उसको एट पार बोलते हैं। आगे लिखा ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, अगर इशू ऑफ शेयर के समय प्रीमियम में अगर शेयर बेचा जाता है तो वो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, इनकम कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। यानी प्रीमियम जो होता है किसी भी कंपनी के लिए, जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम में बेचती है तो वो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या कहलाता है, तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट, याद रखिएगा। हु आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कौन कंपनी का ओरिजिनल मालिक है, तो शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ओरिजिनल मालिक है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या है, ओरिजिनल मालिक है, असली स्वामी है इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है, तो लाभांश मिलता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को कंपनी से लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। डिविडेंड नहीं है, ब्याज नहीं मिलता है, कमीशन नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है, लाभांश डिविडेंड मिलता है। एक शेयर होल्डर को उसकी कंपनी से डिविडेंड मिलता है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच इज कॉल्ड, एक कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को शेयर कहा जाता है। एक कंपनी के कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन, प्रो राटा अलॉटमेंट कब आता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट आएगा। डिवेंचर होल्डर्स क्या होता है, ऑनर होता है, नहीं, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर होल्डर को उसके पैसे लगाने के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट किधर, ये है, ब्याज मिलता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ नेचर ऑफ, अगर डिवेंचर को इशू करते समय अगर कोई डिस्काउंट हो जाता है तो ये डिस्काउंट किस तरह का नेचर में आएगा, किस तरह का कहलाता है, तो ये कैपिटल लॉस होता है। क्या होता है, कैपिटल लॉस। डिवेंचर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड, डिवेंचर किसके लिए, एक कंपनी का ऋण पत्र किसके लिए जारी हो सकता है, तो एक कंपनी का ऋण पत्र किस लिए जारी हो सकता है, कैश के लिए हो सकता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए हो सकता है, और कोलेटरल सिक्योरिटी, तो तीनों के लिए हो सकता है। तो एनी ऑफ द एबव, ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका सही है, एनी ऑफ द एबव, यानी इसमें से किसी के लिए भी हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, इसमें से किसी के लिए भी हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। आगे लिखा है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, अगर हम रिडम्पशन करते समय, डिवेंचर को चुकाते समय, रिडीम करते समय अगर प्रीमियम देते हैं तो ये मेरे लिए एसेट्स है, नहीं, ये मेरे लायबिलिटी है, नहीं, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेज। हमको ज़्यादा ना देना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज होगा। कोई दिक्कत है, ऋणपत्र शोधन पर प्रीमियम खाता क्या होगा, एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा, खर्च के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हम पे कर देते हैं एक्स्ट्रा पैसा। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड, डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं एनुअल ड्राइंग से, परचेज ऑफ ओपन मार्केट और कन्वर्सन। तो याद रखिएगा किसी भी डिवेंचर को हम तीनों तरीके से रिडीम कर सकते हैं, एनुअल ड्राइंग से भी कर सकते हैं, कन्वर्सन से भी कर सकते हैं और ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ एबव या बाई ऑल ऑफ द एबव, इसमें से किसी के जरिए आप अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। फिर आप लोगों को एक बात साफ साफ बता दें कि इसमें बहुत सारा आंसर मिस्टेक है, आंसर मिला के नीचे कमेंट में सेक्शन में मत लिखना कि आप गलत पढ़ा दिए। थोड़ा समझदारी देखना है, बुक से मिलाना है, कंटेंट को मिलाना, फिर आप तय करना, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा बच्चा देखता है सीधा कमेंट में लिखता है गलत जान पढ़ा बता दिए। अरे भाई आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हो, पहले मिला तो लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे पैसा नहीं आएगा बस। तो बताइए, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी आएगा, पूरा आएगा, तो मशीन खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो पूछ रहा है सोर्स कौन नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी संपत्ति बेचेंगे तो पैसा आएगा, और डिविडेंड रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये तीनों से पैसा आएगा, लेकिन मशीन खरीदने से पैसा जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ टैक्स होना चाहिए, यू लिख दिया, विच विल बी एडेड इन द नेट प्रॉफिट। बोलता है कि जब हम निकाल रहे होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो क्या इसमें जोड़ना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय इसमें से कौन सा चीज़ है जिसे जोड़ना चाहिए, यानी कर से पूर्व शुद्ध लाभ करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाता है। जब हम लोग निकालते हैं तो कौन सा आइटम है जिसको हम लोग जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर टैक्स, तो उसमें से इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को हम जोड़ते हैं। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो हमारे सामान्य संचय में वृद्धि हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 24, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू। बोलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें से किसके कारण घट सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके कारण घट जाता है बताइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन करेंट एसेट, आपको बताए थे करेंट एसेट बढ़ेगा तो घटेगा, यहाँ ध्यान देना। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये भी घट सकता है, ये भी घट सकता है, ये भी लायबिलिटी अगर ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी अगर घटेगा, लायबिलिटी घटेगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी घटेगा कब बताइए, मेरा कर्ज कब घटेगा, जब हम उसको पे करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, तो ये माइनस वाला होगा। और इंक्रीज इन एसेट, एसेट कब बढ़ेगा, जब मेरे पास पैसा जाएगा, क्योंकि हम खरीदेंगे तब ना बढ़ेगा, तो ये भी दोनों हो जाएगा। नाइदर ए एंड बी नहीं है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों परिस्थिति में मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी घटेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स एसेट्स आता है, खरीदना और बेचना। तो देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैश नहीं आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर नहीं आएगा, और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स वगैरह आएगा। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ये आएगा फर्स्ट। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इंटरेस्ट रिसीव नहीं आता, इंटरेस्ट पेड जाता है, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लेकर जाते हैं। करेंट रेशियो कौन सा किस रेशियो के अंदर आता है, तो पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। करेंट रेशियो जो है, करेंट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, करेंट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। एक आइडल करेंट रेशियो, क्विक रेशियो क्या होना चाहिए, एक आइडल क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो बताता है लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड फर्स्ट वाला डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर फंड। तो ये हम लोगों का डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला हो गया, लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग लास्ट है लिक्विड एसेट इंक्लूड। लिक्विड एसेट में इसमें कौन शामिल होता है, तो स्टॉक और डेटर को छोड़ के, तो डेटर नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, बैंक बैलेंस होगा, ऑल ऑफ द लिक्विड एसेट के अंदर तरल संपत्ति शामिल होता है। तरल संपत्ति में इसमें कौन शामिल होता है, तो बिल्स रिसीवेबल पे टाइम लगेगा उसमें बिल में। तो लिक्विड एसेट की बात करें तो बैंक बैलेंस आ जाएगा इसका, लिक्विड एसेट की बात करें तो बैंक बैलेंस लिक्विड एसेट में आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट बैंक बैलेंस है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका डी ऑप्शन भी सही है। लिक्विड एसेट में दो चीज़ नहीं जाता है, करेंट एसेट से दो चीज़, एक स्टॉक और एक प्रीपेड, ये दोनों छोड़ के जितने करेंट एसेट होते हैं उसमें से ये दोनों छोड़ दीजिएगा तो बाकी सब लिक्विड एसेट होगा। तो यहाँ डी भी मारिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक और प्रीपेड छोड़ के बाकी सारा लिक्विड एसेट होता है। तो यहाँ स्टॉक प्रीपेड नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज मारिए, ज़्यादा बेटर है। तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। अभी हम लोगों का एमसीक्यू खत्म हो गया सेक्शन ए। पार्ट बी में चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको हम समझा देंगे। इसका आंसर तो पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक नंबर में है, सब आदमी जानते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब पुराने रेशियो में नए रेशियो को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, आपके पास मान लो अप्लाई किया है, लोग अप्लाई किया 30,000 और आपको अलाउट करना है 20,000, उसको 20,000 देना। बताइए क्या करेंगे, 30,000 शेयर लोग खरीदने आए और आपको उसको 20,000 शेयर देना, कैसे दीजिएगा। तो जो 30,000 शेयर खरीदने आए हैं उसको हम 20,000 शेयर दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट।
इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब है कि ज़्यादा शेयर वाले को कम शेयर आप कैसे देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा कि इसमें जितने आवेदन मिलते हैं उससे हम कम शेयर लोगों को देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। कॉल सीनियर का मतलब जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी कॉल की राशि का देने में, किसी राशि का पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो उसको कॉल इन एरियर कहते हैं। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी कॉल की राशि का पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ठीक है, बकाया याचना कहते हैं। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? तो याद रखना है कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है, डिसॉल्व होता है, जब कोई साझेदारी फॉर्म बंद होता है तो सभी संपत्तियों को बेचने के लिए और उसके लायबिलिटी को पे करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सभी एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। हिडन गुडविल क्या है? तो हिडन गुडविल ऐसा गुडविल है जो कि बिजनेस में दिखता नहीं है, छिपा रहता है। इसको कैसे निकालते हैं? तो हिडन गुडविल बराबर होता है टोटल न्यू कैपिटल माइनस टोटल ओल्ड कैपिटल, यानी दोनों कैपिटल के बीच जो डिफरेंस होगा वही हिडन गुडविल होगा। दोनों कैपिटल के बीच जो डिफरेंस होगा वही हिडन गुडविल होगा, याद रखिएगा। तो नया कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल, ठीक है। तो टोटल न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल इक्वल टू हिडन गुडविल। और ऐसा ख्याति जो व्यवसाय में छिपा रहता है, पता नहीं चलता, उस ख्याति को हिडन गुडविल बोलते हैं। और व्हाट डू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस एक ऐसा तरीका है, अनुपात विश्लेषण एक ऐसा तरीका है जिससे हम जटिल आंकड़ों को आसान भाषा में समझा देते हैं। अब आपके पास ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के दिया और बैलेंस शीट में एसेट्स दिया, करेंट एसेट, फिक्स एसेट, करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर होल्डर फंड, लेकिन उनको आसान भाषा में अगर समझाना हो तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। इसके बहुत सारे टेक्निक है, कैश फ्लो भी एक टेक्निक है जिससे आप जटिल आंकड़ों को आसान भाषा में समझने लायक और डिसीजन लेने लायक, निर्णय लेने लायक बना लेते हैं। अनुपात विश्लेषण कहलाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा जम के प्रैक्टिस करना है और अपना कमांड करना है। जम के प्रैक्टिस करना और अपना कमांड बढ़ाना है, इसलिए सब लोगों को लगना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए सेक्शन बी में चलते हैं, हम लोग सेक्शन बी को कंप्लीट कर लेते हैं। सेक्शन बी में क्या लिखा है? क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दोनों के बीच में क्या निकलेगा। न्यू रेशियो निकालना है आपको। अच्छा यहाँ तक है, नहीं, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको एंट्री करना है। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्री कीजिए, कितना होगा? तो चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं। देखिए 37 हम यहाँ पे एंट्री बता देते हैं। पढ़िए क्या क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। लीजिए ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, सी कितना हिस्सा लेकर आ रहा है पता नहीं, लेकिन ए अपने हिस्से का 2/7 दे रहा है सी को और बी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है सी को, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन बी। अच्छा न्यू रेशियो इसमें निकालना है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है? ए अपने हिस्से का, ध्यान रखिएगा, अपने हिस्से का दे रहा है 2/7। तो ए का अपना हिस्सा कितना है? ए का अपना हिस्सा है 7/10, तो 7/10 का 2/7 दे रहा है, देख लीजिए। और इसका हिस्सा है 3/10, इसका बी का हिस्सा है 3/10। तो 3/10 का मतलब गुना कितना दे रहा है? 1/3 दे रहा है, 1/3 दे रहा है, काट दीजिए। इसका मतलब ये 2/10 दिया और 1/10 दिया। कहीं कोई दिक्कत है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो 2:1 हो जाएगा, लेकिन आपको पूछ रहा है न्यू रेशियो बताइए। तो न्यू रेशियो बराबर क्या होता है? तो न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताइए ओल्ड रेशियो कितना कितना? ए, बी और सी। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या है? तो ओल्ड रेशियो है 7/10, 3/10। उसमें से ये कितना दे दिया? ये दे दिया 2/10 और ये कितना दे दिया? 1/10, ठीक है। और जो ये दोनों दिया वही ना इसको मिलेगा, तो इसको मिलेगा 3/10। कैसे 3/10 मिलेगा? तो 2/10 मिला ए से और 1/10 मिला बी से। तो जोड़िए कितना आता है? 10, 7 - 2 करेंगे कितना आएगा? 5/10, 10, 3 - 1 करेंगे कितना आएगा? 2/10। इसका लेंगे 10, 2 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 3/10। तो रेशियो हो गया 5:2:3, 5:2:3। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, देख लीजिए।
चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं 38 नंबर, ये बन गया होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 38 नंबर में क्या दिया है? 38 में देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो 5-3-2 है, और बी रिटायर करता है, इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है। बी रिटायर करता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का दिया, यानी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है। अब बी जब रिटायर करता है उसमें गुडविल, फर्म का गुडविल है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपये फर्म का गुडविल है, जर्नल बनाना है रिटायरमेंट के लिए बस। तो आप बताइए गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताइए कौन कौन गेन करेगा? ए और सी। बी तो रिटायर हो रहा है, तो ओल्ड न्यू रेशियो बताइए कि ए और सी का कितना है? तो 2 और 3 है, तो 2/5 और 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो, तो 5-3-8-2 10, 5/10 और 2/10, यही होगा ना। बी का छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 10, 4 माइनस 5 यानी -1/10। गेन करना छोड़ के सेक्रीफाइस कर जा रहा है। इसका आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी 4/10। ध्यान रखिएगा ये अकेले गेन कर रहा है, ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर गया, ये तो लंबा फंस गया। अब सेक्रीफाइस करके ये भी गुडविल लेगा, ये भी गुडविल लेगा, अकेले गुडविल का पैसा सी देगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका जर्नल हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते थे बी शेयर इन गुडविल। आखिर बी को गुडविल में चाहिए ना हिस्सा, तो गुडविल पूरे बिजनेस का कितना है? तो पूरे बिजनेस का गुडविल है 3 लाख रुपये, है ना दिया हुआ है। तो 3 लाख रुपये में बी का हिस्सा निकाल लीजिए कितना आता है। तो बी का हिस्सा ये बोला 3/10 है, तो 3/10, 10 से कटेगा तो 90,000 रुपये बी का आएगा। अब ध्यान रखिए बी रिटायर कर रहा था तो ये गुडविल लेगा, क्योंकि इससे छोड़ के हिस्सा जा रहा है। ए भी अपना छोड़ रहा है, देखिए ये माइनस में आ गया, तो माइनस में ए भी छोड़ रहा है, तो ए शेयर इन गुडविल, जितना वो छोड़ रहा है वो भी गुडविल लेगा। ए का गुडविल में कितना हिस्सा बनेगा? तो 3 लाख का गुडविल है और 1/10 चाहिए, 30,000 रुपये ए को चाहिए। अब देखिए जो ये दोनों गुडविल लेगा इसको क्रेडिट करेंगे, और जो देगा सो सारा हिस्सा सी देगा। सी अकेले इसलिए देगा क्योंकि बी के रिटायर होने से भी सारा फायदा सी को हो रहा है, और ए वाला भी हिस्सा सी को मिल रहा है, तो सी अकेले देगा। तो लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी कितना देगा? 90 और 30, 1,20,000 देगा। 1,20,000 जो देगा उसमें से बी को कितना देगा? बी को देगा 90,000, और ए को कितना देगा? ए को देगा 30,000। यही है गुडविल का ट्रीटमेंट करना, यही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यही हम लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट करना था, देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 39 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेशियो। कौन सा रेशियो? इसका हिंदी भी नहीं लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेशियो, कौन सा रेशियो निकालना है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जय हो। रेशियो लिख भी नहीं किया, चलिए छोड़ देते हैं। या आंसर देखने से पता चलेगा कौन सा रेशियो इसमें निकाला है, ठीक है। 39 का आंसर यहाँ होगा ना, 46 आ गया, 39 है ही नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पता ही नहीं चल रहा कौन सा आंसर, कौन सा रेशियो निकालना है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। और या तो हम लोग अपने मन से निकाल देते हैं जो भी आंसर निकालना हो। अगर करेंट रेशियो का आंसर निकालना हो, करेंट रेशियो इसमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? करेंट रेशियो अगर निकालना हो, क्योंकि कुछ बोला नहीं, खाली लिख दिया रेशियो। तो चलिए करेंट रेशियो निकालना हो तो क्या होगा? करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट दिया हुआ है, करेंट एसेट तो दिया हुआ है, कितना है? अभी देखो का लिखा है एंड 50,000, बोल रहा था 8,50,000 होगा। सत्यानाश हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया एकदम। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है गलत दिया। राइट 3 एग्जाम्पल फॉर कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 एग्जाम्पल बताइए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है? तो इशू ऑफ शेयर जाएगा, इशू ऑफ शेयर जाएगा, ठीक है। दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर जाएगा,
ये नहीं बोल रहा है इन फ्लो, तो तीनों हो सकता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी जा सकता है। ये नहीं बोल रहा इन फ्लो, खाली बोल रहा है कि फ्लो, कि रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो। राइट 3 एग्जाम्पल फॉर कैश फ्लो इन, तो कैश फ्लो इन और आउट दोनों हो सकता है ना, तो इन भी हो सकता है आउट भी हो सकता है। और क्या लिखेंगे, तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस। आपको बता चुके हैं, पीछे नीचे लिखा हुआ भी है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, एक टूल्स है, एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का, जो हेल्प करता है मैनेजर को किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को, किसी भी जटिल आंकड़ों को आसान बनाने में। लिखो व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ दिया, ये नहीं होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन पूछ दिया है। ये एनपीओ हटा दिया आप लोगों को सिलेबस से, तो एनपीओ का क्वेश्चन दे दिया, एनपीओ का नहीं हटा दिया, डिलीट कर दिया, गलत क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। बहुत सारा गलत भी क्वेश्चन है, क्या करोगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं उससे अच्छा कुछ तो है। ठीक है, उसको ही हम लोग को ठीक करके देखना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी है, बच्चा इसमें पगला रहा है सब। तो हम लोग सही तरीके से देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोगों को इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट का बना चुके हैं, लॉन्ग का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। शॉर्ट यहाँ तक पढ़िए और देखिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जम के कमेंट कीजिए। आपको जो चीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उससे हमको पता चलेगा कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, आपको मेरे से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तभी ना पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों के बीच में गैप है। उस गैप को हम लोग तब ठीक कर सकते हैं जब आप कमेंट करेंगे। आप अपना कमेंट सेक्शन में रगड़ के कमेंट करो, लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।